हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉक यूट्यूब चैनल में। आज हम जो हमारा यूके ट्रिपल एस सी PYQ सीरीज चल रही थी उत्तराखंड स्पेसिफिक, उसी का लेक्चर 3 करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर 3 का पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तराखंड ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड की स्थापना की गई थी? उत्तराखंड ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड। अब जो ऑर्गेनिक वर्ड आता है तो सबसे पहले तो इससे संबंधित पहला तथ्य यह आता है, जो हमारा ऑर्गेनिक स्टेट है, उत्तराखंड को ऑर्गेनिक स्टेट का दर्जा प्राप्त है, लेकिन कौन से नंबर का ऑर्गेनिक स्टेट है? तो ये क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड जो है ऑर्गेनिक स्टेट कौन से नंबर का है? सेकंड नंबर का, दूसरे नंबर का ऑर्गेनिक स्टेट है। तो फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट हमारा जो ऑर्गेनिक स्टेट है जिसको ऑर्गेनिक स्टेट का दर्जा प्राप्त है वो कौन सा है? सिक्किम। सिक्किम को कौन सा है? प्रथम जैविक यानी कि ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? सिक्किम है। दूसरा कौन सा है? उत्तराखंड है। अच्छा, जो अब इसी से संबंधित क्या है कि उत्तराखंड ने क्या निकाला था? एक अधिनियम आया था उत्तराखंड में, कौन सा? उत्तराखंड जैविक, उत्तराखंड जैविक कृषि अधिनियम। ये रिसेंट का अधिनियम है, तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। कब का है? 2019 का। उत्तराखंड जैविक कृषि अधिनियम कब आया था? 2019 में आया था। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब इसमें जो क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमें, उत्तराखंड ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना करी गई थी, आपके इसकी डेट भी याद रख सकते हैं, 19 मई 2003 को। उत्तराखंड ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 2003 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? 2003। अच्छा, 2003 से ही एक चीज और याद रख सकते हैं, 2003 में ही एक संस्थान की और स्थापना हुई थी, किसकी? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। इसकी स्थापना भी कब हुई थी? 2003 में। ये है कहाँ? देहरादून में। ठीक है, देहरादून में है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, और उत्तराखंड ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड भी कहाँ है? ये भी कहाँ है हमारा? देहरादून में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, और नीचे क्या दे रखे हैं? एक साइड हमें क्या दे रखे हैं? प्लेयर्स दे रखे हैं, और एक साइड उनसे रिलेटेड गेम्स दे रखे हैं, उससे संबंधित खेल दे रखे हैं। तो सबसे पहला है ज्योति एन बुरेत। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन क्या है, जो प्लेयर्स हमारे क्या रहते हैं? न्यूज में रहते हैं, रिसेंटली न्यूज में रहते हैं, तो उससे संबंधित हमारे क्या बनते हैं? ये फैक्ट बनते हैं। जो प्लेयर्स जो आते हैं ना रिसेंटली न्यूज में जो होते हैं, उनसे संबंधित बनते हैं। तो 2023-24 में जो न्यूज में रहे थे उससे संबंधित ये हमारे क्या क्वेश्चन बना हुआ है। तो ज्योति एन बुरेत जो है, ये हमारी फुटबॉल प्लेयर है। अभी न्यूज में इसलिए रही थी, इन्होंने एक फुटबॉल क्लब ज्वाइन करा था, ठीक है, FD वुमेन लीग करके होती है। जैसे क्या है, IPL की होती है ना, इंडियन प्रीमियर लीग, जैसे उसमें अलग अलग टीमें ही हैं, वैसे क्या होती है फुटबॉल में भी अलग अलग लीग चलती है, जैसे ला लीगा हो गया, कोपा डे अमेरिका हो गया, जैसे अलग अलग लीग चलती हैं। उसी लीग में क्या होते हैं? अलग अलग क्लब होते हैं। तो इन्होंने FD वुमेन लीग जो है उसमें एक क्लब ज्वाइन करा है। कौन सा क्लब? रॉयल को ज्वाइन करा था, इस वजह से ये न्यूज में थी। ठीक है, तो ज्योति एन बुरेत किससे, बस इतना याद रखना, ज्योति एन बुरेत किससे संबंधित है? फुटबॉल से। अच्छा, फुटबॉल की बात आई तो फुटबॉल से संबंधित कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। फुटबॉल के और प्लेयर कौन कौन से हैं जो इम्पोर्टेंट प्लेयर है हमारे फुटबॉल? एक तो क्या है, सबसे पहले चाइना वॉल। चाइना वॉल किसको बोला जाता है फुटबॉल में? चाइना वॉल किसको बोला जाता है फुटबॉल में? चाइना वॉल। और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट पर्सन आते हैं इसी से, वॉल से संबंधित क्या है? आयरन वॉल ऑफ इंडिया। आयरन वॉल ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है, और चाइना वॉल किसे बोला जाता है? जो चाइना वॉल बोला जाता है, चाइना वॉल बोला जाता है किसको? चाइना वॉल बोला जाता है राम बहादुर छेत्री जी को। राम बहादुर छेत्री जी को चाइना वॉल बोला जाता है। ये कहाँ से संबंधित है? देहरादून जनपद से संबंधित है। इनको बोला जाता है चाइना वॉल। और आयरन वॉल ऑफ इंडिया बोला जाता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बोला जाता है किसको? त्रिलोक सिंह बसेड़ा। त्रिलोक सिंह बसेड़ा। अब आयरन वॉल ऑफ इंडिया क्यों बोला जाता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। इन्हें आयरन वॉल ऑफ इंडिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो एशियन गेम्स हुए थे, एशियन गेम्स कब के? 1965, 1965 में जो एशियन गेम्स हुए थे, कहाँ हुए थे? ये भी बन सकता है क्वेश्चन, जकार्ता। जकार्ता इंडोनेशिया में जो एशियन गेम हुए थे 1965 में, उसमें इन्होंने क्या बहुत अच्छा प्रदर्शन करा था, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? आयरन वॉल ऑफ इंडिया बोला जाता है। और जो त्रिलोक सिंह बसेड़ा है, ये कहाँ से संबंधित है? ये पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित है। तो ये फुटबॉल से संबंधित एक तो हमारा जो हमने क्वेश्चन है वो डील कर लिया, और साथ में हमारे इससे जो रिलेटेड फैक्ट थे, यानी कि जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, वो भी हमने देख लिए। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगले कौन है? चंद्रप्रभा एटवाल। चंद्रप्रभा एटवाल के बारे में तो आप जानते हैं, ठीक है, ये क्या है? पर्वतारोही हैं, जिन्होंने क्या करा था? दयारा बुग्याल को फेमस करा था।
ठीक है, तो चंद्रप्रभा एटवाल के बारे में। अगला दूसरा क्या हो जाएगा, चंद्रप्रभा एटवाल ये किससे हैं, पर्वतारोहण से संबंधित है। अब पर्वतारोहण से संबंधित फैक्ट क्या आता है, फर्स्ट पर्वतारोही कौन है उत्तराखंड के जो एवरेस्ट पे चढ़े। फर्स्ट पर्वतारोही जो उत्तराखंड के जो एवरेस्ट पे चढ़े, इनका नाम है हरीश चंद्र सिंह रावत। हरीश चंद्र सिंह रावत है, ये क्या है, पहले पर्वतारोही हैं जो एवरेस्ट पे चढ़े थे। उत्तराखंड से पहले पर्वतारोही जो एवरेस्ट पे चढ़े थे, और कब चढ़े थे, 1965 में चढ़े थे। ये तो क्या हो गया, पुरुष की बात होगी। अगर महिला की बात होगी, ठीक है, अगर फीमेल की बात होगी जो एवरेस्ट पे चढ़ी फर्स्ट, तो वो कौन है, ये तो आपको नाम पता भी होगा, बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल जी जो कहाँ के हैं, उत्तरकाशी से बिलोंग करती हैं। उत्तरकाशी के नामिक एक नामिक नाम का गांव है, नौमिक गांव है, वहाँ से बिलोंग करती हैं। ठीक है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये उत्तरकाशी में जो निम्स है उसकी ये अभी क्या है, उसमें इंस्ट्रक्टर हैं, निम्स है ना उत्तरकाशी में। ठीक है, जो माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट है उसमें ये इंस्ट्रक्टर हैं, वहाँ ये क्या करते हैं, यहाँ पर्वतारोहण जो प्रशिक्षु होते हैं उनको सिखाती हैं। अच्छा, इसमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि बछेंद्री पाल ने जो एवरेस्ट फतह करा था, कब करा था, कौन सी डेट को करा था, ये भी बनता है क्वेश्चन। 23 मई 1984। 23 मई 1984 को इन्होंने एवरेस्ट फतह करा था, और ये देश की पहली महिला है। ठीक है, इंडिया की फर्स्ट वुमेन भी हैं, उत्तराखंड की तो है ही है, साथ ही साथ देश की पहली महिला है, और विश्व में 5वें नंबर पे महिला है जिन्होंने एवरेस्ट फतह करा था। ठीक है, तो ये होगी पर्वतारोहण से संबंधित बात होगी। फिर ऐसे ही सविता कंसवाल हो गई, ये भी एवरेस्ट पर्वतारोहण से संबंधित है। सविता कंसवाल हो गई, शीतल राज हो गई। शीतल राज सबसे युवा जो है जिन्होंने पर्वतारोहण कर रखा है। ठीक है, सबसे युवा महिला पर्वतारोही है जिन्होंने एवरेस्ट को फतह करा है। ठीक है, शीतल राज। ऐसे ही दीपक धमोला जी हैं हमारे, क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, ये बागेश्वर से हैं, संबंधित है, और इन्होंने रणजी में उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये सीधा सीधा फैक्ट हो गया। अच्छा, अब क्रिकेट से संबंधित एक आध फैक्ट और देख लेते हैं। और क्रिकेट में कौन है, एकता बिस्ट किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, जो वुमेन्स का इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर है। ठीक है, एकता बिस्ट हो गई। अच्छा, अब इसी से संबंधित एक एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखना, एक पर्सन का नाम याद रखना, आशीष सिंह नेगी। आशीष सिंह नेगी कौन है, ये जो ब्लाइंड क्रिकेट होता है, ब्लाइंड क्रिकेट होता है, इसमें ये इंडिया के वाइस कैप्टन है। इंडिया के वाइस कैप्टन है इसमें, ब्लाइंड क्रिकेट में, और उत्तराखंड के कैप्टन है। उत्तराखंड के कैप्टन है और इंडिया में वाइस कैप्टन है, किसमें, ब्लाइंड क्रिकेट में। अच्छा, क्रिकेट से संबंधित और कौन कौन से हैं, और ऐसे मनीष पांडे हैं। मनीष पांडे कौन है, जिन्होंने आईपीएल में पहली 100 मारी थी। ठीक है, आईपीएल में पहले शतक जिसने लगाया था वो कौन है, मनीष पांडे, ये भी उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। ऐसे ही ऋषभ पंत हो गए, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। तो ये कुछ फेमस प्लेयर हैं जो क्रिकेट से संबंधित है और उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। ऐसे ही अगला अगला क्या, तो हमारा लास्ट ऑप्शन क्या बचा, अनुपमा उपाध्याय। अनुपमा उपाध्याय किससे संबंधित हो जाएंगी। ठीक है, बाकी सब सारे ऑप्शन हमने मैच कर लिए। तो जो हमारी अनुपमा उपाध्याय है वो किससे, बैडमिंटन से संबंधित है। बैडमिंटन से कौन है, लक्ष्य सेन है हमारे। ठीक है, लक्ष्य सेन हो गई, कुहू गर्ग हो गई, ये सब क्या है, बैडमिंटन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2024 में उत्तराखंड के किस क्षेत्र में शैलचित्र मिले हैं। 2024 में जो शैलचित्र मिले थे उत्तराखंड में। अब इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है, 2024 का लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, बाद में के लिए इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि अभी हाल ही में 1-2 साल पहले किस क्षेत्र में हमें शैलचित्र मिले, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे अलग अलग जगह पे होती रहती है। 2024 का ये एक स्टैटिक फैक्ट बन गया अभी कि 2024 में किस क्षेत्र से हमें शैलचित्र मिले। अब जैसे शैलचित्रों की बात आती है तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में आना चाहिए शैलचित्र। शैलचित्रों का नाम सुनते ही सबसे पहले लाखोडियार। लाखोडियार की कहाँ स्थित है, लाखोडियार कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा में स्थित है। इसकी खोज किसने करी, एमपी जोशी ने करी। कब करी, 1968 में करी। ठीक है, लाखोडियार के फिर पास पास कौन सा है, फड़कानौली। फड़कानौली शैलाश्रय है। फड़कानौली के आसपास कौन सा है, पेटसाल है। ठीक है, ये तीनों के तीनों कहाँ पड़ते हैं, आपके अल्मोड़ा में पड़ते हैं। लाखोडियार, फड़कानौली और पेटसाल, ये तीनों के तीनों क्या अल्मोड़ा में पड़ते हैं। और फड़कानौली और पेटसाल, इन दोनों के जो खोज करते हैं वो एक ही व्यक्ति हैं। कौन है, यशोधर मठपाल। यशोधर मठपाल ने खोज करी थी फड़कानौली शैलाश्रय की खोज। कब करी थी, 1985 में। ऐसे पेटसाल की भी किसने करी है, यशोधर मठपाल जी ने करी है। कब करी थी, 1989 में, 1989। ठीक है, 1989 में पेटसाल शैलाश्रय की और 1985 में
फड़कन वाली सैलासरी करी थी किसने? यशोधर मठपाल जी ने। और लाखोटियार की किसने करी थी? एमपी जोशी ने 1968 में। और लाखोटियार किस नदी के किनारे पे है? सुयाल नदी के किनारे पे। ये सारे के सारे कहाँ पड़ते हैं? हमारे सैलासरी जो लिखे हुए हैं ये सारे के सारे अल्मोड़ा में पड़ते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगला देखते हैं। इसमें जो कुछ और शैल चित्र हैं, जैसे हुडली। हुडली में भी शैल चित्र मिले हैं। हुडली में कैसे शैल चित्र मिले हैं? नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं। हुडली कहाँ है? ये भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो ये हुडली, ऐसे शैल चित्र मिले कहाँ से? हुडली से। हुडली से कहाँ? हुडली कहाँ पड़ता है आपका? उत्तरकाशी में पड़ता है। और हुडली में किस रंग के शैल चित्र मिले? ये क्वेश्चन बन जाता है। किस रंग के मिले? नीले रंग के शैल चित्र मिले। ऐसे ही ग्वारख्या गुफा, ग्वारख्या गुफा, ग्वारख्या गुफा में जो शैल चित्र मिले हैं, ग्वारख्या गुफा कहाँ है? किमनी गांव, किमनी ग्राम, किमनी गांव। किमनी गांव कहाँ पड़ता है आपका? चमोली में। ग्वारख्या गुफा कहाँ पड़ती है? किमनी गांव के पास में पड़ती है। ये कहाँ है? चमोली में। और ग्वारख्या गुफा से इंपोर्टेंट क्या बनता है? इसमें जो शैल चित्र हैं वो किस कलर के हैं? गुलाबी और लाल रंग के शैल चित्र हैं। और ये जो शैल चित्र हैं उत्तराखंड में सबसे सुंदर शैल चित्र भी माने जाते हैं। ये भी एक यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये शैल चित्र के बारे में देख लिया। अच्छा, जो आप क्वेश्चन में पूछा गया है उसका आंसर करते हैं। जो 2024 में जो शैल चित्र मिले वो कहाँ से मिले थे? बेरीनाग से मिले थे। बेरीनाग कहाँ पड़ता है आपका? पिथौरागढ़। बेरीनाग पिथौरागढ़ में से हमें शैल चित्र मिले थे। अच्छा, अब इसी से एक क्वेश्चन ये बनता है, जो कश्मीर की जो बुर्जहोम संस्कृति है, कश्मीर की जो बुर्जहोम संस्कृति है, बुर्जहोम में क्या मिले थे? गर्तावास मिले थे। जो बुर्जहोम से गर्तावास मिले थे उसी तरह के गर्तावास उत्तराखंड में कहाँ से मिलते हैं? ये क्वेश्चन बन जाता है। तो ये मिलते हैं हमारे कहाँ से? 3 जगह हैं, बगवाली पोखर, बगवाली पोखर, दूसरा जसकोट और द्वाराहाट। बगवाली पोखर, जसकोट और द्वाराहाट यहाँ से क्या मिल रहे हैं? गर्तावास के हमें साक्ष्य मिले। गर्तावास यानी कि गड्ढों के अंदर जो घर बनाए जाते थे उसके साक्ष्य मिले। बुर्जहोम कहाँ पड़ता है? कश्मीर में। बुर्जहोम जो संस्कृति, जो कश्मीर की संस्कृति है उससे संबंधित कहाँ है? हमारे बगवाली पोखर, जसकोट और द्वाराहाट से हमें साक्ष्य मिले। तो इस तरीके से हमने और भी सारे फैक्ट इसके साथ हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोरखों के अधीन गोलादीप, गोलादीप, कड़ाई द्वीप और तराजू द्वीप क्या थे? ठीक है, जो ये द्वीप द्वीप वाले आते हैं ना, ये किससे संबंधित होते हैं? गोरखाओं से संबंधित है। और ये सारी की सारी क्या है? न्याय व्यवस्था है। ठीक है, अब गोरखाओं के बारे में क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे पहले गोरखाओं के बारे में समझते हैं कि गोरखाओं ने किस तरीके से शासन करा था और उत्तराखंड में कब कब कैसे आए थे। तो सबसे पहले गोरखा शासन कैसा शासन है? सैन्य शासन है। ये सारे के सारे क्या है करते हैं? एक तरीके से मिलिट्री रूल चलता है, यहाँ सैन्य शासन चलता है। अब गोरखाओं ने कुमाऊं पे अलग टाइम पे अधिकार करा था और गढ़वाल पे अलग टाइम पे अधिकार करा था। कुमाऊं पे गोरखाओं ने अधिकार करा था, पहले कुमाऊं पे करा था। कब करा था? 1790 में। 1790 में जो कुमाऊं में चंद्रवंश का साम्राज्य चल रहा था। चंद्रवंश के राजा कौन थे? गोरखा आक्रमण के समय महेंद्र चंद चंद्रवंश के राजा थे। और गोरखाओं के जो उस टाइम पे शासक थे रण बहादुर, रण बहादुर शाह। रण बहादुर शाह जो थे नेपाल नरेश थे। रण बहादुर शाह उस टाइम पे क्या थे? नेपाल नरेश थे। इन्होंने क्या करा? रण बहादुर शाह ने जो कुमाऊं में क्या है चंद्रवंश चल रहा था और गढ़वाल में क्या चल रहा था? परमार वंश चल रहा था। तो नेपाल नरेश को पता चला कि कुमाऊं और गढ़वाल में क्या है काफी समृद्धशाली साम्राज्य चला रहे हैं। यहाँ के वो कुमाऊं और गढ़वाल की जो खनिज संपदा है, ठीक है, उनसे क्या है अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं कुमाऊं और गढ़वाल के लोग, मतलब एक समृद्धशाली जीवन जी रहे हैं। तो उनको लगा कि हम भी यहाँ से कुछ बेनिफिट उठाते हैं। तो इस चक्कर में क्या करा उन्होंने? कुमाऊं में आक्रमण करा। कुमाऊं में आक्रमण करा 1790 में। और 1790 में क्या कर रहा था? चंद्रवंश का अवनति काल चल रहा था, यानी कि चंद्रवंश में आपसी कलह चल रही थी। कोई किसी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था, कोई किसी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था। और इसी तरीके से कभी गढ़वाल नरेशों को नेपाल नरेशों को भी आमंत्रण दे रहे थे कोई। ठीक है, तो इस तरीके से आपसी कलह के द्वारा क्या हुआ? नेपाल नरेश को मौका मिल गया। और नेपाल नरेश ने क्या करा? अपने जो महत्वपूर्ण लोग थे, हस्तिदल चौतरिया, इनके नाम याद रखने हैं आपको, हस्तिदल चौतरिया प्लस अमर सिंह थापा, अमर सिंह थापा सेनापति। हस्तिदल चौतरिया हो गया, अमर सिंह थापा हो गया। और इसके साथ काजी, गोरखाओं में क्या होता था? सुब्बा होता था। सुब्बा की हेल्प करने के लिए, सुब्बा यानी कि एक तरीके से एक पदाधिकारी होता था। ठीक है, सुब्बा अलग अलग परगने सुब्बा इस तरीके से होता था।
तो उसका उसकी हेल्प करने के लिए होता था काजी। तो काजी जगजीत पांडे, 3 लोग यानी कि हस्तिदल चतुरिया, अमर सिंह थापा सेनापति हो गया, और काजी जगजीत पांडे, इनकी हेल्प से इन्होंने क्या करा, कुमाऊं पर धावा बोल दिया और महेंद्र चंद इसमें हार गए। ठीक है, और कुमाऊं पे गोरखाओं का शासन हो गया कब से, 1790 से। ऐसे ही गढ़वाल पे इन्होंने शासन करा, गढ़वाल पे भी इन्होंने आक्रमण करा था। ठीक है, बधानगढ़ का युद्ध हुआ था 1791 के आसपास। लेकिन गढ़वाल पे जो पूर्णतः इन्होंने साम्राज्य अपना स्थापित करा वो कब करा, 1804 में। 1804 में एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था, कौन सा, खुड़बुड़ा का युद्ध। खुड़बुड़ा जो जगह पड़ती है देहरादून में। ठीक है, खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था, किस किस के बीच हुआ था, गढ़वाल में उस टाइम पे जो शासन कर रहे थे, कौन कर रहे थे, प्रद्युम्न शाह। प्रद्युम्न शाह ने खुड़बुड़ा के युद्ध में क्या हुआ, गोरखाओं से युद्ध लड़ा और इनको क्या होगी, वीरगति प्राप्त हो गई, यानी कि ये शहीद हो गए। और खुड़बुड़ा का युद्ध कौन सी डेट को हुआ, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो खुड़बुड़ा का युद्ध जो हुआ इसकी डेट याद रख लेना, 14 मई 1804 को क्या हुआ था, खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। 1804 से गढ़वाल में भी क्या हो गया, गोरखाओं का शासन हो गया। ठीक है, तो फिर गोरखाओं का शासन जो है काफी क्या है, अत्याचारी शासन माना जाता है। गोरखाओं के शासन के ही नाम पे क्या होता है, गोरख्याली, गोरख्याली शब्द, गोरख्याली या गोरख्याणी, कुमाऊं और गढ़वाल में गोरखाली या गोरख्याणी शब्द यूज किया जाता है। किस लिए, ये जो क्या है गोरखाओं के क्या था, अत्याचारी शासन के लिए यूज किया जाता है। तो गोरखाओं के शासन में क्या था, काफी स्ट्रिक्ट क्या थे, न्याय प्रणाली के रूल थे। कभी तो वो सीधे क्या करते थे, किसी को सजा दे देते थे सामने सामने पे, लेकिन कुछ क्या होते थे जब वो दोषी को सजा नहीं दे पाते थे, जब दोषी को क्लियर सजा नहीं मिल पाती थी, तो उसमें क्या करते थे वो, कुछ अंधविश्वास भरे उनके क्या थे, रूल थे। अंधविश्वास भरे रूल थे, उसके थ्रू वो सजा देते थे। वही अंधविश्वास भरे रूल क्या है, ये गोला दीप, कड़ाई दीप, तराजू दीप, इसी तरीके से और भी दीप है। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो गोरखों की न्यायिक प्रणाली का एक भाग थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब थोड़ा सा इन द्वीप के बारे में भी समझ लेते हैं, किस किस कौन कौन से तरीके के द्वीप थे। तो सबसे पहले देखते हैं गोला द्वीप। गोला द्वीप क्या था, जब दो दो पक्ष हैं, ठीक है, जैसे एक दोषी पक्ष हो गया, एक जिसने फरियाद लगाई, ठीक है, एक फरियादी हो गया, एक जिसने दोषी दोषी हो गया। ठीक है, मतलब क्या है, दो पक्षों के बीच में होगा ना, दो के बीच में कौन कौन दोषी है उसको पता करना है। तो गोलादीप में क्या करते थे, एक लोहे की रॉड पकड़ा देते थे, दोनों लोगों के हाथ में लोहे की रॉड पकड़ा दी, और जिसका हाथ जल गया वो दोषी हो गया। ठीक है, इस तरीके के क्या है, मतलब बेतुके से क्या है इनके न्याय प्रणाली थी। ठीक है, जिनको अंधविश्वास भरी न्याय प्रणाली बोल सकते हैं। ऐसे ही दूसरा क्या था, कढ़ाई दीप था। कढ़ाई दीप में क्या होता था, एक गरम खौलती कढ़ाई में क्या होता था, जो दोषी है और जो फरियादी जो है, दो लोग, दोनों पक्षों के लोगों के क्या करते थे, हाथ डुबा देते थे, कढ़ाई खौलती कढ़ाई में हाथ डुबा देते थे, और जिसका हाथ जल गया वो दोषी हो गया। ऐसे ही तराजू दीप, तराजू दीप में क्या होता था, तोला जाता था। जो दोषी होगा, जिसको आरोपी है, मतलब बेसिकली जो आरोपी है, आरोपी को क्या करता था, तराजू पे तोला जाता था। तराजू पे तोला जाता था, और एक साइड आरोपी को रखा जाता था और एक साइड उसमें पत्थर डाले जाते थे। और ये सब प्रोसेस कब करते थे, शाम के टाइम पे करते थे, तराजू दीप वाली। और फिर दोषी का उस टाइम पे कुछ जो भी उसका भार आ गया उसको तोल लिया, फिर उसके बाद उन पत्थरों को हटा दिया, और रात में अगर रात भर क्या लगे वो पत्थर साइड रख दिए, फिर अगले दिन सुबह दोबारा से उसका क्या है, वजन लिया जाता था। अगर उसका वजन कम आ गया तो वो दोषी वहां आ गया, अगर उसका वजन बराबर आ गया तो वो दोषी नहीं है। ठीक है, इस तरीके से करा जाता था। इसी तरीके से ये तो क्या है, ये 3 द्वीप तो क्या है, इंपोर्टेंट है। फिर इसी के साथ साथ जो क्या है, हमारे इतिहासकार है। ठीक है, अगर कौन से इतिहासकार, एटकिंसन। अगर एटकिंसन की द्वारा देखा जाए, एटकिंसन जो क्या है, ट्रेल के समय पे क्या थे, इतिहासकार थे। जो हमारे क्या है, ट्रेल क्या है, कमिश्नर रहे थे कुमाऊं के, क्या बोलते हैं हमारे उत्तराखंड में क्या है, कुमाऊं का कमिश्नर रहे थे। तो एटकिंसन ने क्या करा, एटकिंसन ने अपने जो उन्होंने उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जो लिखा है, तो उसमें उन्होंने और भी कुछ द्वीपों के बारे में बता रखा है। और कौन कौन से द्वीप थे, ये 3 तो इंपॉर्टेंट हो गए, कुछ और भी द्वीप थे, इनके बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे था एक जलद्वीप। जलद्वीप में क्या होता था, जो आरोपी हैं, आरोपियों के बच्चों को, ऐसे बच्चे जो तैरना नहीं जानते, उनको तालाब में छोड़ दिया जाता था, तालाब में डूबने के लिए छोड़ दिया जाता था। जो ज्यादा देर तक जिंदा रहता था, या जो ज्यादा देर तक सरवाइव कर गया, उसको क्या करते थे, वो जीत गया, मतलब वो दोषी नहीं है, बाकी जो डूब गया वो दोषी है। इस तरीके का ये था एक तरीके का जलदीप। फिर ऐसे ही एक था घात द्वीप। घात द्वीप, घात द्वीप में क्या करते थे,
मंदिर में गुहार लगाते थे, क्या है कि इस तरीके से ये दोषी है और इसने कुछ ऐसे काम कर रखा है तो इसका ऐसे बुरा हो जाए, इस तरीके से घात दीप चलता था। जो दोषी होता था अगर 6 महीने के अंदर उसका कुछ बुरा हो गया तो वो दोषी मान लिया जाता था। अगर 6 महीने के अंदर बुरा नहीं हुआ तो उसे दोषी नहीं मानते थे। अब घात दीप में क्या करते थे, जैसे आपने देखा भी होगा अपने आसपास, जैसे क्या है गढ़ देवी हो गई, ऐसे क्या है हमारी जो क्या है न्याय की देवी मानी जाती है कौन सी, कोटगाड़ी देवी, इनके वहाँ क्या करते थे, गुहार करते थे। अगर 6 महीने के अंदर उनके घर में कोई दुर्घटना हो गई, किसी की मृत्यु हो गई तो वो दोषी है, अगर नहीं हुई तो वो दोषी नहीं है। इस तरीके का घात दीप चलता था। इसी तरीके से एक था तीर का दीप। तीर का दीप क्या था, इसमें जो दोषी होता था या जो आरोपी होता था उसको अपना सिर पानी के अंदर डुबाए रखना पड़ता था, और एक दूसरा आदमी क्या करता था, एक तीर छोड़ता था और जब तक वो तीर के पास न पहुंच जाए तब तक उसको सर डुबाए रखना पड़ता था। ठीक है, अगर वो नहीं डुबा पाया तो वो दोषी हो गया। इसी तरीके से एक और होता था इनका, काली हल्दी। काली हल्दी दीप। काली हल्दी दीप में क्या होता था, काली हल्दी की जड़ों को खाना पड़ता था। जो आरोपी होते थे उनमें काली हल्दी की जड़ों को खाना पड़ता था, और जो मर गया वो दोषी हो गया। काली हल्दी की जड़ें जो हैं विषाक्त होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके के क्या है, इनकी इलॉजिकल न्याय प्रणालियां थी, बट इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसलिए मैंने सारे के सारे दीप क्या कौन कौन से थे वो भी बता दिया, और इनसे रिलेटेड फैक्ट भी देख लिया हमने गोरखाओं के शासन से संबंधित। ठीक है, फिर जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे उसके अकॉर्डिंग और भी कौन कौन सी चीजें हैं वो हम देखते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गए, ये हमारे द्वीप हो गए। अच्छा हाँ, एक द्वीप और होता था, इसमें क्या होता था, जैसे क्या है इन किसी को जायदाद का बंटवारा करना होता था। जायदाद का बंटवारा करना होता था तो कुछ पर्चियां बनाई जाती थी। इन पर्चियों में क्या है, दो बराबर पर्चियां बना दी, इसमें क्या रख दिया, उनके नाम लिख दिए। और क्या करता था, एक मंदिर मंदिर का जो पुरोहित होता था जिसकी शिखा सबसे बड़ी होती थी, फिर वो पुरोहित क्या करता था, इनमें से एक पर्ची को चूज करता था, और जिस पर्ची में नाम आ गया वो उसकी जायदाद हो गई। इस तरीके से भी क्या था, जायदाद का बंटवारा किया जाता है। ये जायदाद का बंटवारा करने के लिए इनका न्याय का तरीका था। तो ये हो गया गोरखा के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे क्या है, चंद काल के बारे में बात हो रही है, चंद काल के करों के बारे में बात हो रही है। तो पहला क्या है, चंद काल में नर्तक व नर्तकियों के लिए बजदार कर था। नहीं, बजदार नहीं था, ये था बजनिया कर था। और चंद्रकाल में जो महाजन होते थे उनके लिए कौन सा कर था, उनके लिए बजदार कर था। तो ये दोनों क्या है, ऑप्शन क्या है हमारे, आपस में इंटरचेंज कर दी। नर्तकियों के लिए बजनिया, नचनिया या बजनिया ऐसे करके याद रख सकते हैं। नचनिया नर्तकी, नचनिया होती है ना, नचनिया बजनिया। ऐसे महाजन के लिए बजदार। ठीक है, तो इन दोनों का ऊपर नीचे दे रखा है। तो इस क्वेश्चन के क्या है, दोनों के दोनों ऑप्शन क्या है हमारे, गलत है। अच्छा, अब चंद्रकालीन क्या है, कुछ कर हैं जो इम्पोर्टेंट है, उनको आप याद रखिएगा। तो एक तो क्या है, ये नर्तकियों के लिए क्या हो गया, बजनिया कर हो गया, और महाजनों के लिए क्या हो गया, बजदार कर हो गया। दो कर तो यहाँ पे हो गए। ऐसे एक कर होता था सिरती। सिरती कर जो होता था ये क्या होता था, भोटिया व्यापारियों पे लगाया जाता था। भोटिया व्यापारी या जो भाबर पे जो व्यापार करते थे उन व्यापारियों पे जो कर लगाया जाता था उसको सिरती कर बोला जाता था। ऐसे ही एक कर होता था मांगा। मांगा कर को ये होता था युद्ध के समय। युद्ध के समय क्या करते थे, सैनिकों की मांग होती है ना, तो उसी तरीके से याद रख सकते हैं मांगा कर। मांगा कर कब होता था, युद्ध के समय। ऐसे ही बैकर। बैकर होता था अनाज के लिए, अनाज पर जो कर लगता था। ऐसे ऐसे एक और कर लगता था मौकर। मौकर किस पे लगता था, घर पे। ठीक है, ग्रह कर बोल सकते हैं। ग्रह कर या घर पे जो कर लगता था उसको मौकर बोलते थे। बैकर हो गया, मौकर हो गया। ऐसे ही कूट होता था, कूट। कूट भी क्या है, अनाज पे। अनाज पे कर लगता है कौन सा, कूट। कूट कर लगता है किस पे, अनाज पे। बहुत सारे कर हैं, कुछ कुछ इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट देख ले रहे हैं। ऐसे ही और क्या था, अ, मौकर हो गया। ऐसे ही एक भागकर भी था। भागकर किस पे था, घराटों पे। जो घराट होते हैं ना, पानी से चलने वाले घराट होते हैं, घट्ट भी बोलते हैं इनको, उन पे जो कर लगता था उसको भागकर बोला जाता था। ठीक है, पानी की चक्कियां होती है, पानी से चलने वाली गूल के थ्रू क्या होता है, घराट होते हैं। घराट आपने देखे भी होंगे या शायद नहीं भी देखे होंगे, तो आप इमेज सर्च कर सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या होते हैं, आटा पीसने के लिए एक ठंडे पानी की चक्की बोल सकते हैं एक तरीके से। तो घराटों पे जो कर लगता था वो भागकर होता था। ऐसे एक इम्पोर्टेंट कर है जो कुली बेगार। कुली बेगार करते थे ना, उस पर जो कर लगता था उसको बोला जाता था खैनी कपैलिनी। खैनी कपैलिनी कर। खैनी कपैलिनी कर किस पे होता था, कुली बेगार पे लगता था। ठीक है, तो इस तरीके के हैं कुछ इंपोर्टेंट कर देख लिया हमने चंदवंश के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ढोल दमाऊं पर चलते समय, यात्रा करते समय बजाया जाने वाला बाजा क्या कहलाता है। ढोल दमाऊं यानी कि ढोल दमा बजाते वक्त चलते चलते जो बाजा बजाया जाता है उसको क्या बोला जाता है। इसका तो सिंपल सा है, जो चलते वक्त जो बाजा बजाया जाता था उसको बोला जाता था क्या,
हिटवा बाजा, हिटवा बाजा यानी कि चलते हुए, हिट बोलते हैं ना, हिट हिट नहीं बोलते, पहाड़ी वर्ड होता है हिटना मतलब चलना, तो उसको हिटवा बाजा बोलते थे। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो गया। ठीक है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। कुछ कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं जो हमारी पहाड़ी लैंग्वेज से रिलेटेड होते हैं, वहां से बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड सरकार के निदेशालय में कार्मिकों के घटते पदानुक्रम को दर्शाता है? ठीक है, अब क्या है, कुछ ये डेजिग्नेशन है, इनके बारे में समझ लेते हैं। डेजिग्नेशन को समझने के लिए क्या है, थोड़ा सा बहुत आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, और थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगा के आप कर सकते हैं। अगर नॉलेज नहीं भी है तो थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है, निदेशक, निदेशक क्या होता है, डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर। ठीक है, इसमें कुछ कुछ समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही सहायक निदेशक, एडिशनल, सहायक क्या होता है, एडिशनल बोलते हैं ना, एडिशनल डायरेक्टर। उप निदेशक क्या होगा, डिप्टी डायरेक्टर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा याद करने के लिए समझते हैं। ठीक है, कौन सा पहले हो सकता है, सबसे बड़ा तो डायरेक्टर होगा, ऑब्वियस बात है। फिर उसके बाद देखो सहायक, सहायक जो होगा, सहायक क्या होता है, उप उपनिदेशक, उपनिदेशक क्या होता है, उपनिदेशक क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे क्या होता है, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो होगा, उपराष्ट्रपति का कोई सहायक होगा ना, तो सहायक तो इससे नीचे ही होगा, सहायक से ऊपर फिर उप आ गया, फिर आ गया राष्ट्रपति आ गया। ऐसे करके याद करने के लिए ऐसे देख सकते हैं, राष्ट्रपति यानी कि डायरेक्टर हो गया, डायरेक्टर फिर डिप्टी डायरेक्टर। अच्छा, अब इसमें से कौन सा है, अपर, अपर दो चीज होती है, अपर और एक अपर, अपर निदेशक। यहाँ अपर निदेशक यानी कि इसको बोल सकते हैं अपर, और एक होता है लोअर, बोल सकते हैं अपर और लोअर। अपर मतलब क्या होता है, बड़ा, उस सेंस में आता है अपर, और लोअर क्या हो गया, छोटा हो गया। तो उप निदेशक से बड़ा होता है अपर, अपर जो होता है ना, अपर निदेशक होता है, उप निदेशक से बड़ा होता है। ठीक है, और सबसे बड़ा क्या होता है, निदेशक होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, निदेशक, अपर निदेशक, उप निदेशक और सहायक निदेशक। सहायक निदेशक को बोलते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर, और अपर निदेशक को बोलते हैं एडिशनल डायरेक्टर। एडिशनल मतलब ये डायरेक्टर की हेल्प करने वाला एडिशनल डायरेक्टर होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। अगर इंग्लिश वर्ड्स देखें तो और इजी हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पवासी देवता का मंदिर कहाँ स्थित है? पवासी देवता, पवासी देवता को ही पवासिक देवता भी बोला जाता है। ठीक है, पवासिक देवता से कुछ याद आ रहा, पवासिक देवता, वासिक देवता, बौठा, चालदा, चालदा यात्रा। ठीक है, ये सब क्या है, ये जौनसार भावर के हैं। ठीक है, जौनसार भावर में कौन से, जो हमारे हनोल, हनोल में मंदिर है किसका, महासु देवता, महासु देवता के ही ये नाम है, महासु देवता के चार नाम है। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप समझते हुए चलते हैं। महासु देवता के चार, मतलब चार देवताओं को मिलके महासु देवता बोला जाता है। सारे देवताओं को कौन कौन से होते हैं, वासिक, वासिक हो गया, पवासिक हो गया, वासिक, पवासिक, बौठा और चालदा। ये क्या है, महासु देवता के चार देवताओं के नाम है, वासिक, पवासिक, बौठा और चालदा। क्वेश्चन में क्या बोला है, पवासी, पवासी या पवासिक एक ही चीज है। तो जो पवासिक देवता का मंदिर है ये है थडियार में, थडियार में स्थित है। थडियार, थडियार कहाँ है, ये सब कहाँ पड़ता है आपका, देहरादून में पड़ता है। ठीक है, ये जौनसार भावर क्षेत्र ये से क्या है आपका, मेनली देहरादून में पड़ता है। अच्छा, इसमें जो महासु देवता का जो मुख्य मंदिर है उनको बोला जाता है, उन देवता का नाम क्या है, बौठा देवता। जो मुख्य देवता है उनका नाम है बौठा देवता। ऐसे ही वासिक देवता, पवासिक देवता, बौठा देवता और चालदा देवता। अच्छा, अब इसमें से क्वेश्चन एक ये बनता है, जो हनोल मंदिर है वो किस शैली में बना है, किस शैली में बना है, पूर्ण शैली में। हनोल देवता का जो मंदिर है वो किस शैली में बना है, पूर्ण शैली में बना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से इंपोर्टेंट बन जाता है। अच्छा, इसी के साथ साथ अब मंदिरों की बात आई तो उत्तराखंड में क्या है, कुछ फेमस सूर्य मंदिर है, कुछ फेमस सूर्य मंदिर है, तो उनके बारे में देख लेते हैं, कहाँ कहाँ है सूर्य मंदिर, इनसे क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, जो उत्तराखंड के सूर्य मंदिर है उनके बारे में, अब मंदिरों की बात आई है तो सूर्य मंदिरों के बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, जो उत्तराखंड में सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर कहाँ का है, सबसे सारे जगह के देख लेते हैं। मढ़, मढ़ का सूर्य मंदिर ये कहाँ पड़ता है आपके, पिथौरागढ़ में पड़ता है। इनके बस नाम याद रखने हैं आपको, मढ़ का सूर्य मंदिर। ऐसे ही खेती खान का सूर्य मंदिर, खेती खान कहाँ पड़ता है, लोहाघाट, लोहाघाट कहाँ पड़ता है, चंपावत में। खेती खान का सूर्य मंदिर कहाँ है, लोहाघाट में पड़ता है। ऐसे ही मजियाली का सूर्य मंदिर, मजियाली का सूर्य मंदिर, मजियाली का सूर्य मंदिर पड़ता है आपका
रवाई घाटी में। रवाई घाटी का है उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में है आपकी क्या, रवाई घाटी। ठीक ठीक है। ऐसे ही मझियाली का हो गया। ऐसे ही कुलसारी, कुलसारी का सूर्य मंदिर। कुलसारी का है आपका, कुलसारी पड़ता है चमोली में। चमोली में जो सूर्य मंदिर है वो कुलसारी का सूर्य मंदिर है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट सूर्य मंदिर आता है पलेठी। पलेठी का सूर्य मंदिर। पलेठी का सूर्य मंदिर के बारे में पूछा जाता है, ये पड़ता है आपका एग्जैक्ट जगह अगर बोले तो हिंडोला खाल। हिंडोला खाल पड़ता है आपका देवप्रयाग में। देवप्रयाग यानी कि टिहरी में। हिंडोला खाल देवप्रयाग टिहरी में पड़ता है पलेठी का सूर्य मंदिर। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये कौन सी शैली में बना है। ये क्वेश्चन बना है एग्जाम में, ये कौन सी शैली में बना है, फासणा शैली। पलेठी का सूर्य मंदिर कौन सी शैली में बना है, फासणा शैली में। और सबसे फेमस कौन सा, कटारमल सूर्य मंदिर। कटारमल सूर्य मंदिर तो सबको पता ही रहता है कहाँ है, ये अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, कटारमल सूर्य मंदिर। कटारमल सूर्य मंदिर कौन सी शैली में बना है, ये भी क्वेश्चन बनता है, उत्तराखंड शैली में। कटारमल सूर्य मंदिर का दूसरा नाम क्या है, बड़ादित्य सूर्य मंदिर है, क्योंकि यहाँ बड़ादित्य नाम से सूर्य भगवान का मंदिर है। और जो कटारमल सूर्य मंदिर किसने बनाया था, 9वीं-10वीं सदी में। कब बना था, 9वीं-10वीं सदी में। कौन, किसने, कटारमल देव ने। कटारमल देव कौन थे, कत्यूरी थे, कत्यूरी राजा थे कटारमल देव, उन्होंने बनाया था कटारमल सूर्य मंदिर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिटौली प्रथा। बिटौली प्रथा किससे संबंधित है, अगर कुमाऊं क्षेत्र में तो ये बिटौली प्रथा काफी फेमस है। ठीक है, बिटौली क्या होती है, जो परिवार की विवाहित महिला होती है। विवाहित महिला को क्या होता है, चैत के महीने में, ठीक है, चैत के महीने में साल के मतलब शुरुआत में क्या दिया जाता है, परिवार से यानी कि मायके से उपहार भेंट करने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये क्या है, बिटौली प्रथा होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, परिवार की विवाहित महिला को उपहार भेंट करने का क्या होती है, बिटौली प्रथा संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड के किस जिले में देवालधार मैग्नेसाइट का संचित भंडार स्थित है। देवालधार मैग्नेसाइट। देवालधार जो मैग्नेसाइट है, ये आपकी जो खान है, ये कहाँ पड़ती है, मैग्नेसाइट खान अल्मोड़ा में पड़ती है। ऐसे ही एक मैग्नेसाइट की खान कहाँ पड़ती है, पिथौरागढ़ में भी पड़ती है, पिथौरागढ़ के चंडाक में, चंडाक क्षेत्र में। ठीक है, मैग्नेसाइट की फैक्ट्री है। ठीक है, वहाँ ये क्या पड़ता है, मैग्नेसाइट की खान है पिथौरागढ़ में। ऐसे ही देवालधार जो मैग्नेसाइट है, ये कहाँ पड़ता है, आपका अल्मोड़ा में पड़ता है। इस तरीके से हमने आज के क्वेश्चन कर लिए, बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।